दोस्तों, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने फाइनली अपनी 3 साल पुरानी जीरो कोविड पॉलिसी को स्क्रैप करते हुए चाइनीज मार्केट और इकोनॉमी दोनों को फिर से दुनिया के लिए ओपन करने का फैसला ले लिया है। जिनपिंग के इस फैसले के साथ ही आईएमएफ ने दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलेटेड डेटा को रिलीज किया है। आईएमएफ द्वारा दिए गए प्रोजेक्शंस के अनुसार चाइना 2023 में 5.2% की ग्रोथ रजिस्टर करेगा, जबकि 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोजेक्शन को 2.9% आंका गया है। यानी आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चाइना से काफी उम्मीदें हैं। जनरलाइज वे में हम सब जानते हैं कि आज चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा ये पड़ोसी मुल्क ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का एक मेजर हब का केंद्र है। लेकिन अगर हम इस जनरलाइज स्टेटमेंट से आगे निकलकर देखें तो कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। आखिर हिंदुस्तान के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क और उसकी इकोनॉमी इतना बूस्ट कैसे कर रहे हैं? उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं? और आखिर वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा है? कैसे इस देश ने 18,000 बिलियन यूएस डॉलर से बड़ी नॉमिनल जीडीपी को बिल्ड कर लिया है? दोस्तों, आज पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार भी चाइना 2016 से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है। यही कारण है कि अगर हम चाइनीज इकोनॉमी के आंकड़े उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि 2022 में पीपीपी के टर्म्स में चाइनीज इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी की 18.6% थी। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन इसी चाइनीज इकोनॉमी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जहां हम चाइना के इकोनॉमिक मॉडल, चाइना से होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड और चाइना के डोमेस्टिक सेक्टर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस पीपीपी के आधार पर आज चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है वो आखिर है क्या और किस तरह ये नॉमिनल जीडीपी से अलग है? दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को उस कंट्री का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी एक साल की ड्यूरेशन में देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, चाहे वो व्हीट हो या कार हो या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी जिन्हें प्रोवाइड कराने के बदले कोई मनी ट्रांजैक्शन किया जाए, उन सभी की टोटल वैल्यू हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी। जब इस टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जबकि अगर इसी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल और नॉमिनल जीडीपी को अलग अलग कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि 2013 में इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले बाइक के एक टायर की कीमत 2,000 रुपए थी। इंडिया ने साल भर में 10 टायर प्रोड्यूस किए, तो ऐसे में हमारे देश की जीडीपी 2000 गुणा 10 यानी 20,000 होनी चाहिए। अब अगर 2023 में उसी टायर की कीमत इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से बढ़कर 3,000 हो गई और भारत अब भी 10 ही टायर का निर्माण कर रहा है, तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3,000 इंटू 10 यानी 30,000 होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे में अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि 10 साल में इंडिया की जीडीपी 20,000 से बढ़कर 30,000 हो चुकी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ग्रोथ प्रोडक्ट बेस्ड नहीं बल्कि इन्फ्लेशन बेस्ड होती है। दरअसल इन 10 साल में भारत में टायर्स के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। 2023 में भी देश 2013 की ही तरह 10 ही टायर्स प्रोड्यूस कर रहा था। ऐसे में इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए किसी बेस ईयर पे उसकी रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना बेहद जरूरी होता है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का इस्तेमाल किसी कंट्री की करंट स्टैंडिंग को समझने के लिए किया जाता है। अब आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अंतर को समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल अलग अलग है। यही कारण है कि जो कोका कोला की बोतल भारत में 20 रुपए की है, वही यूएसए में शायद 40 की मिलती हो। यही कारण है कि दुनिया के दो देशों के बीच मनी की परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। ऐसे में अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को ठीक तरह से कंपेयर करने के लिए उनकी परचेजिंग पावर को पैरिटी में लाया जाता है और इसी के आधार पर कैलकुलेट की गई जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। तो चलिए, अब जब हम इकोनॉमी के इस बेसिक टर्मिनोलॉजीज को ब्रश अप कर चुके हैं तो हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इकोनॉमी की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और इसके बेसिक इकोनॉमिक मॉडल के बारे में जानते हैं।
दोस्तों अगर हम चाइनीज इकोनॉमी के मॉडल पर गौर करें तो हम पाएंगे कि ये एक मिक्स्ड सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें भारत की ही तरह इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और स्ट्रैटेजिक 5 ईयर प्लान्स के थ्रू गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। लेकिन दोनों के बीच अंतर यह है कि जहां एक और भारत ने 1991 में हुए एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से ही इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल और ओनरशिप लगातार कम होती गई, वहीं इसके उलट चाइना एक तरह से कमांड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता है, जिसमें 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद सत्ता में आए डेंग जाओपिंग द्वारा लाए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म से प्राइवेट सेगमेंट को काफी छूट जरूर दे दी गई, लेकिन फिर भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और मिक्स्ड ओनरशिप एंटरप्राइजेस चाइनीज मार्केट का सबसे डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक रहे। यही कारण है कि इस चाइनीज इकोनॉमी के सेमी फ्री मार्केट और सो कॉल्ड बीजिंग कंसेंसस मॉडल को स्टेट कैपिटलिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। अपने इसी इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हुए न केवल चाइना ने 2021 में यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड इकोनॉमी को सरपास कर दिया, बल्कि 12 जनवरी 2023 को चाइना द्वारा सबमिट किए गए ऑफिशियल एसेट डेटा के अनुसार आज चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसकी वैल्यू 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि 2018 से ही चाइना यूएस को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा देशों का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जी हां, आज की स्थिति में चाइना 120 से ज्यादा देशों का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और ताइवान के अलावा यूएसए, यूरोपियन यूनियन और रशिया भी शामिल है। साथ ही ओईसी यानी द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना एक्सपोर्ट के मामले में वर्ल्ड नंबर 1 और टोटल इंपोर्ट्स के मामले में नंबर 2 पायदान पर है। यही नहीं, अगर हम वर्ल्ड बैंक के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के पास अवेलेबल लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि चाइना का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए है। चाइना यूएस के साथ अपने टोटल एक्सपोर्ट्स का 17.2% शेयर करता है। वहीं इसके बाद नंबर आता है हांगकांग का, जिसे चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का 10.3% शेयर करता है। चाइना के बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन की लिस्ट में इंडिया 8th रैंक पे आता है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर चाइना एक्सपोर्ट क्या करता है। ओईसी से मिले 2021 के डेटा के मुताबिक चाइना के टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी वैल्यू $223 बिलियन है, कंप्यूटर्स $156 बिलियन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स $120 बिलियन, ऑफिस मशीन पार्ट्स $86.8 बिलियन और अदर क्लॉथ आर्टिकल्स $60.7 बिलियन। इन सभी प्रोडक्ट्स में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं अगर हम चाइना के इंपोर्ट्स की बात करें तो चाइना के सबसे बड़े इंपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जापान $133 बिलियन, साउथ कोरिया $131 बिलियन, यूएसए $122 बिलियन, जर्मनी $106 बिलियन और ताइवान $104 बिलियन। इन देशों से चाइना क्रूड पेट्रोलियम, आयरन ओर, सोयाबीन्स, पेट्रोलियम गैस और कॉपर ओर जैसी कमोडिटीज का इंपोर्ट करता है। डब्ल्यूटीओ की 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2020 में चाइना ने कुल $2590.2 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया। वहीं इसी दौरान चाइना का टोटल गुड्स इंपोर्ट लगभग $2057.2 बिलियन था, जबकि सर्विसेज के सेक्टर में चाइना ने 2020 में $278 बिलियन की सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया और $377.5 बिलियन की सर्विसेज को इंपोर्ट किया। यानी जहां गुड्स के मामले में चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस में है, वहीं सर्विस के मामले में चाइना इंपोर्ट सरपास स्टेट की लिस्ट में खड़ा है। दोस्तों अगर हम चाइना की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन पर गौर करें तो हम पाएंगे 2021 के अवेलेबल डेटा के अनुसार इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सेक्टर का शेयर लगभग 39% है। यानी चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी का केवल 1/3 उसके इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से फ्यूल हो रहा है। अगर हम इस सेक्टर के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि वर्ल्ड बैंक की 2019 के अवेलेबल डेटा के अनुसार चाइना की 29% वर्कफोर्स उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही ऑक्युपाइड है। वहीं अगर हम चाइना के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यूं तो चाइना की जीडीपी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का शेयर महज 7.7% है, लेकिन इस सेक्टर में उसकी 27% फोर्स ऑक्युपाइड है। दूसरी ओर वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चाइना की 44% वर्कफोर्स उसके सर्विस सेक्टर में ऑक्युपाइड है, जबकि इस सेक्टर का उसकी जीडीपी में शेयर लगभग 53.3% है। दोस्तों अगर हम चाइना की जीडीपी के इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन पर गौर करें और उसके कंपोनेंट्स को उनकी रैंक के आधार पर लिस्ट करें तो हम पाएंगे कि 2022 में चाइना की जीडीपी में इंडस्ट्री 33.3% शेयर के साथ नंबर 1 पर थी। वहीं होलसेल और रिटेल ट्रेड अपने 9.5% शेयर के साथ नंबर 2 पर थे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जीडीपी में
8% के शेयर के साथ नंबर 3 और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी लगभग 7.7% के शेयर के साथ नंबर 4 पर थे। इन सब के अलावा जीडीपी में कंस्ट्रक्शन 6.9%, रियल एस्टेट 6.1%, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज 4.1%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के कंपोनेंट के स्क्यूड प्रोपोर्शन को छोड़कर चाइनीज इकोनॉमी के बाकी कंपोनेंट्स काफी बैलेंस नजर आते हैं। लेकिन इस सेक्टोरल बैलेंस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना में रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक बैलेंस्ड वे में ही चल रहा है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी की असल तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। दोस्तों, चाइना कम्युनिज्म या सोशलिज्म का झंडा लेकर आगे बढ़ने का ढोंग जरूर कर रहा है, लेकिन जैसा हमने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि चाइना एक स्टेट कैपिटलिस्ट कंट्री है। इस वजह से चाइना में डेवलपमेंट भी उस रीजन की इकोनॉमिक वैल्यू या शेयर के अकॉर्डिंग ही हुआ है। यही कारण है कि चाइना के अनइक्वल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के रीजनल डिफरेंसेस और इसी के कारण अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से चाइना की रीजनल इकोनॉमीज में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस देखने को मिलता है, जिसके चलते चाइना के कोस्टल प्रोविंस में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जा सकता है। लेकिन चाइना के इंटीरियर एरियाज में डेवलपमेंट में लार्ज डिस्पैरिटीज और पर कैपिटा इनकम में इंटर रीजन स्ट्राइक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे में चाइना के 3 वेल्दियस्ट रीजन्स हैं, ईस्ट चाइना का यांगजे रिवर डेल्टा, साउथ चाइना का पर्ल रिवर डेल्टा और नॉर्थ चाइना का जिंगजिंजी रीजन। कहा जाता है कि आज के चाइना को इन्हीं 3 रीजन्स को आधार मानकर डेवलप किया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना के लगभग सारी बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास सिटीज जैसे शंघाई, नानजिंग, हांगजो, हीबी, बीजिंग इत्यादि इन्हीं रीजन्स में एस्टैब्लिश्ड हैं और यही रीजन चाइना के वास्ट रीजनल इम्बैलेंस को शो करते हैं। चलिए अब अपने वीडियो डिस्कशन के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और चाइनीज इकोनॉमी के बेसिक कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं।